हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारी चल रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला वनडे एग्जाम्स के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स और यूपी टेट, जितने भी एग्जाम्स हैं वनडे एग्जाम्स से, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन है। बार बार रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का, ध्यान रखो। एग्जामिनर प्रीवियस क्वेश्चन से उठाकर डालता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला क्या है कि एस्प्रिन जो है ना हमारा, किस अम्ल से बनाई जाती है। तो एस्प्रिन किस अम्ल से बनाई जाती है? एसिटिक, थैलिक, ऑक्सैलिक या नाइट्रिक अम्ल से। तो जल्दी से बताओ भाई, एस्प्रिन किस अम्ल से बनाई जाती है? तो एस्प्रिन जो बनती है किस अम्ल से बनती है? क्या एसिटिक से बनती है? नहीं, ये थैलिक से बनती है। किससे बनती है? थैलिक एसिड से बनती है। अच्छा, ये बताओ कि नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो कि नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो मन का 20 ज़्यादा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। भाई चिड़िया आपको काटती हैं तो चींटियाँ कौन सा अम्ल आपके अंदर छोड़ देती हैं? तो चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये होता है फॉर्मिक। कौन सा है? फॉर्मिक। तो फॉर्मिक एसिड होती है जो छोड़ देती हैं आप। जब फॉर्मिक एसिड की वजह से ही वहाँ पर ब्लड का पानी बन जाता है, तो जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं, इसी वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चिड़ियाँ कौन सा अम्ल आपके बॉडी में छोड़ती हैं? तो फॉर्मिक अम्ल। जब भी वो काटेंगे तो फॉर्मिक अम्ल ही छोड़ती हैं। तो टू का सी ज़रा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति की जनक जो बोले जाते हैं स्वामीनाथन बोले जाते हैं भारत में, ठीक है, लेकिन विश्व में नॉर्मन बोरलॉग बोले जाते हैं। तो जो हरित क्रांति थी इसके दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? गेहूँ, धान, मकई या तिलहन? तो हरित क्रांति में गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। 3 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में गौवंश की कितनी नस्लें हैं? तो भारत में लगभग गौवंश की जो नस्लें हैं वो कितनी हैं? ये आपकी हैं 30। कितनी नस्लें? 30। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको पढ़ने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो 4 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम मरीनो क्या है? मरीनो क्वेश्चन तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है। तो मरीनो क्या है? मरीनो एक भेड़ है। ठीक है, क्या ये भेड़ है? तो ध्यान रखेंगे मरीनो किसकी किस्म है? भेड़ की किस्म है। नेक्स्ट, अच्छा, एक बकरी की बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है जो ऊन देती है। बकरी की एक किस्म है जो ऊन देती है, तो उसका नाम कमेंट करके बताओ कि बकरी कौन सी किस्म जो ऊन देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो सूर्य से निकलने वाली जो यूवी रेज हैं, यूवी की रेज कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं आपकी यूवी ए। ठीक है, ए होती है और बी होती है और सी होती है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो होती है ना, सी होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, जो होती है सी। तो इसको रोकने का काम कौन सी गैस करती है? ये करती है आपकी ओजोन। कौन सी? ओजोन परत। कल मैंने बताया था कि ओजोन जो गैस है ना, O3 आपकी है। अगर ये समताप मंडल में है तो ये जीवनदायक है, लेकिन अगर यही क्षोभ मंडल में आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जनरेट इफेक्ट कर डालती है, जिससे कि वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है और टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज होने लगता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। 6 का एज राइट आंसर हो जाएगा। चलो कमेंट करो कि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है? नाइट्रोजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, तीनों की मात्रा कमेंट करके बताओ कि कितनी है। ये भी एग्जाम में बहुत पीसीएस ने कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बार पूछ रखा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने। तो ध्यान रखेंगे इसको। 6 का एज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा भाई? ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से तापमान बढ़ने लगेगा। क्या बढ़ने लगेगा? तापमान। तो 7 का एज राइट आंसर हो जाएगा कि तापमान बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 65 में, या आपका 74 में, या 67 में? तो ये क्या कहता है? 1970 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो एक तो डेयरी निगम था, दूसरा विकास बोर्ड है। तो विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1966 में। दोनों को ध्यान रखना है। डेयरी निगम कब हुआ था? 1970 में, और विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? उससे पहले हो गई थी 1966 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दोनों क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु कौन सी है भाई? चांदी, लोहा, जस्ता या पीतल? तो पीतल है आपकी मिश्र धातु। अच्छा, पीतल को किसको मिलाने से पीतल बनता है? तो कमेंट करो। ठीक है, चांदी को केमिकल नेम क्या होता है? चांदी का केमिकल नेम, लोहे का तो Fe होता है। ठीक है, Fe आयरन बोलते हैं। जस्ता का क्या होता है? जिंक, Zn। ठीक है, चांदी का कमेंट करके बताओ कि चांदी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, और पीतल किससे मिलकर बनता है? तो 10 का डी जरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी? ध्यान रखना, धातु या अधातु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो धातु पूछ रहा है यहाँ पर। क्या है? पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो अर्थ का आपका क्रस्ट है, इस पर जो सर्वाधिक अधातु कौन सी है? तो यह है सिलिकॉन। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो 11 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में जो कार्बन का विशुद्ध रूप है वो है आपका हीरा। क्या है? हीरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हीरा जो है आपका विशुद्धतम रूप है, सब कठोर पदार्थ भी है।
तो कार्बन का ही क्या रूप, कौन सा रूप है? विशुद्ध रूप। तो 12 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवन का प्रादुर्भाव। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है कि जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ? तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सबसे पहले जल में ही हुई है। ठीक है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और वेदों में भी इसके बारे में दिया गया है कि पहला जो जीवन आया वो जल में ही आया था। ठीक है, इसलिए हम परम को भी पढ़ते हैं। परम सीरीज को हम पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा परम क्या है। ठीक है, परम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि परम पी से क्या है? पी से पीसीज है। और ए से क्या है? जल्दी से बताओ। एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल, ए से एरीज और एम से मैमल्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 5 सीरीज है हमारी। किस तरीके से इवोल्यूशन होता है चीज़ों का, तो यहाँ पर परम के तरीके से हम पढ़ते हैं। तो जीवन का प्रादुर्भाव जो किसमें होता है? जल में होता है। 13 का इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो इनमें से कौन सा कीड़ा उपयोगी नहीं? तो रेशम का कीट तो उपयोगी है भाई। तो रेशम का कीट तो रेशम हमें देता है। लेडी बर्ड ये भी उपयोगी है। मधुमक्खी तो शहद देती है। आगे बात करते हैं कि घरेलू मक्खी, अरे भाई ये हैजा फैलाती है, ये कहाँ से उपयोगी है? तो 14 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा उपयोगी नहीं? तो घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं बल्कि हैजा पता नहीं क्या क्या फैलाती रहती है, बीमारियों का वाहकी होती है घरेलू मक्खी। विश्राम के समय मानव हृदय की धड़कन मानव हृदय कितनी बार धड़कता है? तो क्या 80, 72, 180 बार? तो ये तो खत्म हो जाएगा इंसानी। 180 बार, 160 बार। ठीक है, बीपीआई हो जाएगा। तो 72 बार। कितनी बार? 72 बार। 15 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध का उत्पादन कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो दूध का उत्पादन, जो दूध को बढ़ाने के लिए क्रांति शुरू हुई थी उसका नाम क्या था? श्वेत क्रांति। क्या था? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन बोले जाते हैं? जल्दी से बताओ। श्वेत क्रांति के जनक कौन बोले जाते हैं? देखो, हरित क्रांति के तो स्वामीनाथन है, बोरलॉग है। और श्वेत क्रांति के जनक, जल्दी से कमेंट करो। अच्छा, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? चलो हम बता देते हैं कि वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति तो बचा चुके हैं। पीली तिलहन से। नीली क्रांति बता दो किससे संबंधित है? कमेंट करो नीली क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार जो निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो पृथ्वी जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है उससे क्या होता है? दिन और रात का बनना होता है। कौन सा सिद्धांत जो है ना वो सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है? तो ऋतुओं का बनना। देखो, अगर धरती रोटेशन करना बंद कर देगी तो यहाँ पर ऋतुएं परिवर्तन नहीं होंगी। आपकी 4 ऋतुएं होती हैं तो वो नहीं आएंगी। तो ये एक सर्वोत्तम आधार है। वैसे तो धरती घूमती है तो दिन और रात भी होता है, ग्रहण भी लगते हैं इन वजह से, लेकिन अगर यहाँ पर सर्वोत्तम आधार बोला जाए तो क्या होगा कि ऋतुओं का बनना। ठीक है, तो 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर फरगना का शासक कब बना था? तो बाबर फरगना का शासक कब बना था? अब अरब में कुछ था नहीं, वहाँ बंजर भूमि थी, सब कुछ रेगिस्तान था, तो वहाँ से चले आए यहाँ पर। तो फरगना के शासक पहले बना था, उसके बाद उन्होंने कूच किया भारत की तरफ। तो ये बना था 1494 में। क्या बना था? 1494 में। बाबर फरगना का शासक कब बना था? 1494 में। तो इसको ध्यान रखेंगे। 18 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, भाई जो स्वयं तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो किसी के ऊपर निर्भर होते हैं पैरासाइट, जो परजीवी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। उत्पादक कौन है? जो उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता कौन है? जो उत्पादक का उपभोग करते हैं उसे उपभोक्ता बोलते हैं। तो 19 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है भाई? देखो, सोलर एनर्जी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये परंपरागत है। पवन चक्की भी है और सागरी तरंग भी है। टाइडल वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोयला नहीं है। क्या नहीं है? कोयला गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम कुछ बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? बहुत सारे बच्चे हरियाणा पंजाब में कन्फ्यूज होंगे, लेकिन जानवरों की संख्या जो है ना उत्तर प्रदेश में अधिक पाई जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, हरियाणा पंजाब की जो भैंसें ना दूध बहुत देती हैं और सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली भैंसों में से एक मुर्रा, साहिवाल, ये सारी भैंसें होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या था? तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले गया था मानव वो कौन था? यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन गए थे, रशिया के थे। राकेश शर्मा भारत के थे और वैलेंटिना तेरेस्कोवा पहली महिला थी। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, ठीक है, गए थे। तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जो थे उन्होंने वहाँ पर कदम रखा था, लेकिन एक और थे जो ऑर्बिटर में घूम रहे थे। उनका नाम कमेंट करके बताओ। 3 लोग गए थे चंद्रमा पर, जो कि एक इंसान ऑर्बिटर में घूम रहे थे, बाकी दो लोगों ने चांद पर लैंडिंग की थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो ऑर्बिटर में घूम रहे थे इंसान, उनका नाम क्या था? तो 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो प्रथम अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाला जो पहला यान था वो कौन था? स्पुतनिक। ठीक है, कौन था? स्पुतनिक। किसके द्वारा भेजा गया था? यूएसएसआर, आधुनिक समय का रशिया, जो कि 1991 में टूट गया था। और 1991 में टूटने के बाद आपके कितने देशों का निर्माण किया गया था? 15 देश निकल के आए थे। तो वही यूएसएसआर ने जो पहला अंतरिक्ष में भेजने वाला यान था उसका नाम था स्पुतनिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। तो 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 16, 17, 2 से 5 बार केवल, या 2 से 5 बार तो नहीं होगा, 16 से 17 बार लेता है। कितनी बार? तो 24 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा कि 1 मिनट में मनुष्य जो है ना 16 से 17 बार सांस लेता है। स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि किसी को सांस की बीमारी तो 20-25 बार भी ले सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हम बात कर चुके हैं, राकेश शर्मा। कौन थे? देखो, राकेश सिंह और राकेश शर्मा, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है, तो ध्यान रखना कि राकेश, जल्दी में राकेश सिंह ना लगाना। तो 25 का 20 आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा गए थे, गौर कपूर नहीं गए थे। यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष यात्री थे, पहले ये यूएसएसआर के थे, ठीक है, ये यूएसएसआर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भारतीय। तो भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और जब इनसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा कि बताइए वहाँ से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, तो उनका कथन था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 25 का 20 आंसर हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इसको देखो, लगातार रिवीजन करते रहो, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।